हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। आज हम बच्चे बताने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑल ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले 1 से लेकर पार्ट 6 तक आपका यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक। और उसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी करा दिया गया था, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टॉपिक वाइज भी करा दिया गया था। ठीक है बच्चे। और अब हम लास्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट 7, जिसमें आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव आज आपको एक ही वीडियो में करा दिया जाएगा। बच्चे, आपका यूरोप में राष्ट्रवाद आज खत्म। चलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में, है ना। आज आपका होगा बच्चे पार्ट 7। क्या करने वाले बच्चे? पार्ट 7 और ऑल ऑब्जेक्टिव्स। क्या करने वाले हैं? ऑल ऑब्जेक्टिव यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए, सबसे पहले बच्चे पहला ही ऑब्जेक्टिव है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला है प्रजातंत्र शासन, है ना, निरंकुश शासन, है ना, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी प्रथा। तो आपको पता है फ्रांस की क्रांति के सबसे प्रमुख कारण है निरंकुशतावादी शासन, क्योंकि वहां का जो राजा था, जो ना, है ना, मेटरनिक, है ना, तो बहुत ही निरंकुशतावादी था। किसी को दिक्कत है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। तो बताइए, लुइस 16वां जो था बहुत ही क्या था? निरंकुशतावादी था। चलिए बच्चे, आपका ऑप्शन ये रहा। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस, कौन कांग्रेस में? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। बता, आपको बता दिया गया था वियना कांग्रेस की संधि में, है ना। तो किसका हुआ था? बुर्बो वंश। ये कब हुआ था बताए ना आपको बच्चे? 1804 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, जिसमें बुर्बो वंश को फिर से स्थापित कर दिया गया था, है ना। कब? 1815 ईस्वी को किया गया था, जो बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था। किसी को भी दिक्कत है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो बताइए, जब, है ना, नेपोलियन के शासक बनने के बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया था। कब लागू किया था बच्चे? 1804 ईस्वी में। ठीक है बच्चे। चलिए, ये बुर्बो वंश आपको पता है ना, 1815 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, चौथे नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको पता है उसका अध्यक्ष मैटरनिक ने किया था। किसने किया था बच्चे? मैटरनिक ने किया था। तो बताइए, है आपका नेपोलियन बोनापार्ट है, लुइस 18वां है, मैटरनिक है और चार्ल्स 10वां है। तो आपको बताना है मैटरनिक। किसी को दिक्कत है बच्चे? चलिए, मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं मैटरनिक व्यवस्था, मैटरनिक क्या चाहता था? अब मैटरनिक हमेशा चाहता था कि पुरानी व्यवस्था हमारा क्या रहे, बना रहे, है ना, चेंज ना हो। जो राजा बना तो वही राजा बने, वही राज करे, यानी आपका पुरानी व्यवस्था, है ना, पुनर्स्थापन, ये ही चाहता था। ठीक है बच्चे। चलिए, इसका आंसर आपका सी हो गया। मैटरनिक कौन था? ये तो आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था बच्चे? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसी को दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन है बच्चे, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये आपको पता है बच्चे, किसने कहा था, है ना। ये कहा था आपका मैटरनिक ने। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। चलिए बच्चे, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो बच्चे आपको बताना है 5 कोड थे। कितना कोड थे? 5 कोड थे। किसी को दिक्कत है बच्चे? चलिए, रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था या एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति था और एक धार्मिक क्रांति था? आप बताइए। एक सांस्कृतिक, है ना, आंदोलन था। क्या समझ में आया बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते थे? सब बच्चा बता सकता है बच्चे। यूरोप में आता है। किस में आता है? यूरोप में आता है। आप आंसर आप मार दिएगा सी। ठीक है बच्चे। चलिए, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है बच्चे? तो मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो आपको बताना है बच्चे फ्रांस का। किसका था बच्चे? फ्रांस का। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम बच्चे आगे चलते हैं।
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई? तो आपको जानते हैं पुनर्जागरण से, बच्चे याद रखिएगा, पुनर्जागरण से ही स्टार्ट हुआ राष्ट्रवाद की भावना का। ठीक है बच्चे, तो चलिए चलिए आगे चले बच्चे। चलिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस आप जानते हैं, अभी तुरंत बताया 1815 में ही वियना कांग्रेस हुआ, जिसमें बुरुवंश की फिर से स्थापना किया है। बुरुवंश किसका था? लुईस 16वां, लुईस 18वां, ये सब बुरुवंश का ही राजा था। ठीक है ना बच्चे। चलिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? आप जानते हैं संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। पूरा राजतंत्र संवैधानिक नहीं हुआ था, लेकिन संवैधानिक तौर पर राजतंत्र का स्थापना कर दिया गया। ठीक है बच्चे, आंसर आप बी मार दीजिएगा। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू किया था? ये याद रखिएगा बच्चे, 1707 ईस्वी को एक्ट ऑफ, है ना, यूनियन लागू किया गया था। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? सब जानता है बच्चे, ये था मैजनी। कौन था? मैजनी आपका यंग यूरोप का संस्थापक था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? हमेशा याद रखिएगा बच्चे, मैजनी को ही इटली के एकीकरण का मसीहा की, क्योंकि सबसे पहले इटली के एकीकरण के लिए कौन सोच रहा था? मैजनी ही सोच रहा था, और सबसे ज्यादा जो मेहनत किया वो मैजनी ने किया। ठीक है ना बच्चे, इसलिए इसका मसीहा कहा गया। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बताइए, आप बताइएगा, कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी आंसर मार दिएगा बच्चे। चलिए, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के समस्याओं को संपूर्ण यूरोप की समस्या बताया? बच्चे याद रखिएगा, काउंट काबूर एक ऐसा व्यक्ति था जो इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया गया। तो आइए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? आप बता दिएगा, मैजनी ने ही यंग इटली का संस्थापक था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। लाल कुर्ती का संगठन, है ना, गठन किसने किया था? यह आपका क्या, गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था बच्चे? गैरीबाल्डी। ये सब आपको बता चुके हैं बच्चे, यानी आपको जो हम पढ़ाए, आपको यूरोप में राष्ट्रवाद थ्योरी, तो उसमें पूरा आपको ये सब ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किए, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज भी ऑब्जेक्टिव किए। फिर भी हम लास्ट में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन में, है ना, काबूल कौन था? तो जर्मनी का राजा था। जर्मनी इटली का प्रधानमंत्री, याद रखिए, इटली का क्या था? ये प्रधानमंत्री बना था काबूल। ठीक है बच्चे, चलिए। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आप याद है, फ्रेंड ऑफ इटली नामक की स्थापना की थी। बताइए किसने किया था? आपको फ्रेंड ऑफ इटली के नामक मैजनी ने की थी। याद रखिएगा बच्चे, किसने किया था? मैजनी ने। किसी को दिक्कत है बच्चे? चलिए, है ना, 1830 की क्रांति कहाँ हुई थी? यह सब जानता है बच्चे, 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आप बोलिएगा नाविक। ऑप्शन नंबर डी, नाविक था वो, एक, है ना, नाव चलाने वाला था। काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आप जानबे करते हैं बच्चे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में कौन संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं था? तो अब बिस्मार्क का संबंध नहीं है बच्चे, है ना, बिस्मार्क का संबंध नहीं। क्यों? बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था। किसका? जर्मनी का। और मैजनी, गैरीबाल्डी और काबूल इटली का एकीकरण में साथ दिया था। ठीक है बच्चे, इसलिए कौन नहीं था? नहीं है लिखा हुआ बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क नहीं था इटली के एकीकरण में। ठीक है बच्चे, चलिए तो आगे चलते हैं बच्चे। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? है ना, विलियम प्रथम हमेशा याद रखे बच्चे, जर्मनी का, पर्सा। देखिए अभी ये पर्सा हो गया बच्चे, है ना, पहले पर्सा था, अभी जर्मनी। कहाँ का था? जर्मनी का। ठीक है बच्चे, चलिए। ज्वेलरिन नामक संस्था, है ना, स्थापना किस राज्य की में की गई थी? याद रखिएगा बच्चे, ज्वेलरिन जो था एक पे, है ना, कौन जगह था? याद रखिए, वो व्यापारी संस्था था। कहाँ किया गया था? पर्सा। पर्सा कहाँ बताया अभी तुरंत? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? पर्सा में। लेकिन किस नाम से संस्था था? व्यापारी संस्था था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चे। और पर्सा को ही हम क्या बोलते हैं? जर्मनी बोलते हैं। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? आप बताइए बच्चे, सीडान का युद्ध किससे किसके बीच हुआ था? आप बताइएगा बच्चे, फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था बच्चे। ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 31,
बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? आप बताइए। हेगेल के, यानी ऑप्शन नंबर आप भी मार दे, हेगेल के कूटनीतिक से क्या था, वो प्रभावित था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन था, है ना? जर्मनी और एकीकरण के विरुद्ध याद रखिए ऑस्ट्रिया ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इन दोनों का एकीकरण चाहता ही नहीं था कि मतलब इटली और जर्मनी एक हो, इसलिए इसका, है ना, कौन था, विरुद्ध था, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर में। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ, याद रखिएगा, राइन राज संघ होता है। ऑप्शन नंबर आप सी मार दिएगा बच्चे। इसका स्थापना किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। चलिए बच्चे, 34 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? आप बताइए बच्चे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सीडान का युद्ध के बाद। किसका युद्ध हुआ था? सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था बच्चे, ठीक है। चलिए, जर्मेनिया क्या थी? आप बताइए। जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक है, वहां का राष्ट्र प्रतीक है जर्मेनिया, ठीक है बच्चे। चलिए, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ बच्चे? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना, 1871 ईस्वी, याद रखिए। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी का, ठीक है बच्चे। चलिए, इसके बाद कितना नंबर बच्चे, है ना, 37 नंबर क्वेश्चन। ज्वेलरीन एक संस्था थी, किसका थी? आपको तुरंत बताए, व्यापारियों की संस्था थी। अब कहां पे हुआ था? परसा में हुआ था, याद रखिएगा। कहां पे हुआ था? परसा में। किसकी संस्था थी? ज्वेलरीन, व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेडोवा का युद्ध में किसकी हार हुई थी? अब सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, याद रखिए बच्चे। किसकी हार हुई थी? ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, ठीक है ना बच्चे। चलिए, बिस्मार्क कौन था? और ये बताइए, एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? इसका ऑप्शन डी होगा, एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिक सब कुछ था, है ना। चलिए, हेगेल कौन था? हेगेल एक दार्शनिक था, याद रखिए बच्चे। इसका ऑप्शन होगा सी, क्या होगा? दार्शनिक था, ठीक है ना। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चे, कहां हुआ था? तो लिखिएगा किसके, फ्रांस और पर्सा, सडान में। कहां हुआ था? सडान में। किसी को बच्चे दिक्कत है? चलिए, आगे चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आप लिखिएगा बच्चे, है ना, जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट संधि की, यही संधि के कारण जर्मनी का एकीकरण हो पाया। चलिए, तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो आपका सेल्विंग और हेल्ट, है ना, इनका संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो आप बताइएगा बच्चे, जर्मनी का। किसका? जर्मनी का, याद रखिएगा। किससे है? जर्मनी से, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर मार दिया, है ना। चलिए, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपको पता, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन भी है, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी आपका जर्मनी राइन राज्य का स्थापना कौन किया था? नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन मार दिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त लोह नीति आपको हमेशा पता, रक्त लोह नीति कौन किया था? बिस्मार्क, याद रखिएगा बच्चे, बिस्मार्क। रक्त और लोह नीति आप लोग को आराम से थ्योरी में अच्छे से समझाया है, कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है बच्चे। चलिए, उसके बाद अगला है बच्चे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बच्चे? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सूडान का युद्ध कहां हुआ था? सूडान का युद्ध कहां हुआ था? सूडान का युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? तो आप बताइए, 1800, सूडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में सूडान का युद्ध हुआ था, ठीक है बच्चे। चलिए, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा वास्तुकार आपको पता है बच्चे? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है बच्चे। चलिए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जानते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि, याद रखिएगा बच्चे। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में कहां हुआ था? सूडान के युद्ध में के बाद हुआ था, जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है ना बच्चे। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के लिए कौन उत्तरदायी? कौन काबूर था, है ना, बिस्मार्क था, याद रखिएगा बच्चे। कौन था? बिस्मार्क था। चलिए, बिस्मार्क था। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बच्चे? तुरंत मार दे, तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता था, है ना। चलिए, आगे चलते हैं बच्चे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? यूनान नहीं था बच्चे, याद रखिए। बाकी सब देश था, यूनान ही नहीं था।
क्योंकि यूनान तो गुलाम था ना। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ये तुर्की की पराजय हुई थी। और उसमें इसका साथ दिया था कौन? इसका साथ दिया था आपका मिस्र, साथ दिया था। मिस्र को भी अगर कहीं रखा था, बताइए तुर्की का साथ किसने दिया था? तो बताइएगा मिस्र ने दिया था। ठीक है बच्चे, चलिए 1829 ईस्वी की है ना एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? आप बोलिए बच्चे रूस के साथ। किसके साथ हुई थी? रूस के साथ हुई थी। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है बच्चे? यूरोप सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को। याद रखिए बच्चे, किसको? यूनान को ही हम कहा जाता है यूरोप सभ्यता का पालना। आपको ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। चलिए बच्चे, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। ठीक है, हंगरी की भाषा क्या था? आपका मिलके मैग्यार यानी बियर्स, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हंगरी की भाषा। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासन ने है ना जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किसने? अपना भारत का अगर बात किया जाए तो आपका है टीपू सुल्तान। किसने किया था? टीपू सुल्तान। याद रखिए, यूरोप से प्रभावित होकर किसने किया था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? या सबसे इंपॉर्टेंट डी आंसर मारिए, राष्ट्र राज्यों का स्थापना हो गया। नए नए राष्ट्र राज्यों का क्या हो गया? स्थापना हो गया। आपका बच्चे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। ठीक है बच्चे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। इसके बाद हम आने वाले हैं बच्चे है ना साम्राज्यवाद एंड साम्यवाद। ठीक है बच्चे, समाजवाद एंड साम्यवाद। इसके बाद आपको लेके आने वाले हैं सेकंड चैप्टर आपका हिस्ट्री का, है ना बच्चे। थैंक यू, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।